तो आज हम आपको श्वसन तंत्र के बारे में बताएंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं। श्वसन तंत्र, क्या हम सांस नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं? पहले हम सोचते थे कि हम नाक से सांस लेते हैं, अगर नाक बंद कर दिया तो मुंह से भी सांस ले सकते हैं। लेकिन ये ना नाक और मुंह, ये दोनों ही सांस नहीं लेते हैं, ये केवल सांस लेने के रास्ते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, यानी ये ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है। जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है, और ये ऊर्जा तथा ऊष्मा दोनों को बनाती है। जैसे हमारे शरीर में हम सांस लेते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बनती है तो उससे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। प्लस साथ में हमारे शरीर की जो गर्मी है, हमारे शरीर में जो गर्मी होती है वो बनी रहती है, मतलब ऊष्मा। कोई इंसान अगर मर जाता है तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं खत्म हो जाती है, ना ही उसकी ऊर्जा बनेगी और ना ही ऊष्मा बनेगी। नंबर 3, ये एक अपचायी प्रक्रिया है, यानी कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक होता है किसी चीज को तोड़ना। मैं आगे बताऊंगा ये तोड़ता कैसे है। श्वसन अंग जो हमारे सारे वर्ल्ड के, जो धरती के, पूरे सृष्टि के जीव हैं, वो सांस किस किस से लेते हैं? जो स्तनधारी होते हैं, यानी जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उनको स्तनधारी बोलते हैं। गाय, भेड़, बकरी, आदमी, कोई भी इस तरह के जो जीव हैं, ये स्तनधारी होते हैं। ये अपने फेफड़ा से ही सांस लेते हैं। और जो होते हैं कीट, कीट पतंगे जो होते हैं, छोटे जीव, उनको फेफड़ा नहीं होता है, वो अपनी श्वसन नली के द्वारा ही सांस लेते हैं। और जलीय जीव अपने गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं, जिसको हिंदी में क्लॉम बोलते हैं, उर्दू में से गलफड़ बोलते हैं। यहाँ कान के साथ आपने देखा होगा मछली को गलफड़ लगे होते हैं। तो जो जलीय जीव होते हैं ऑलमोस्ट वो सारे अपने गिल्स से ही सांस लेते हैं। नंबर 3 आ गया मेंढक। मेंढक ऐसा जीव है जो कि अपने गिल्स से भी सांस लेता है, अपने फेफड़ा से भी सांस लेता है, और अपनी त्वचा से भी सांस लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि त्वचा से सांस कैसे ले सकता है, तो आपको मैं बताता हूं। मेंढक जब बच्चा होता है तो बिल्कुल मछली के जैसा दिखता है। जिस टाइम छोटा बच्चा होता है तो उस वक्त वो अपने गिल्स से सांस लेता है, उसको गलफड़ लगे होते हैं, अपने गलफड़ से ही सांस लेता है। जब मेंढक बड़ा हो जाता है तब वो अपने फेफड़ा से ही सांस लेता है। और जब मेंढक जमीन के नीचे चला जाता है तो वो अपनी त्वचा से सांस लेता है, यानी कि ये 3 प्रकार से ही सांस ले सकता है। हम जो सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। सांस अंदर लेना निश्वासन कहते हैं, और सांस बाहर छोड़ना निःश्वसन। सिर्फ बिंदी का फर्क होता है। अंदर लेना निश्वासन, बाहर छोड़ना निःश्वसन। अब हम अपने जब सांस अंदर लेते हैं तो कौन कौन सी गैसें लेते हैं आपको बता दूं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो जो हमारे प्रकृति में होगा वही, जो हमारे वातावरण में होगा हम वही तो लेंगे। तो हम नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं,
और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। ये तो आ गया हमारा निश्वसन, अंदर हमने इतना लिया। अब छोड़ा कितना? तो जब निश्वसन होता है, हम बाहर छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन 78% लेते हैं, सॉरी बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं। अब देखा हमने लिया कितना, 21, और छोड़ा कितना, 17। कुछ तो गड़बड़ हुआ ना, बताऊंगा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम 0.03% और हम छोड़ते हैं 4.6%। ज्यादा छोड़ा ना। हम आपको ये बता दें कि श्वसन, अब श्वसन मार्ग के बारे में बताऊंगा। श्वसन मार्ग क्या होता है? श्वसन मार्ग वो होता है जिसकी परिभाषा वो होती है, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है हमारे शरीर में, उसको श्वसन मार्ग कहते हैं। अब श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, किन किन रास्ते से हम सांस को अंदर लेते हैं, वायु किस रास्ते का अनुसरण करती है? तो सबसे पहले आता है हमारा नासा छिद्र, जिसमें छोटे छोटे बाल लगे होते हैं, अंदर नाक के अंदर बाल होते हैं। अगर कोई धूल और कण जैसे आता है हमारे शरीर में अंदर जाने को, तो वो बाल रोक लेते हैं। उसके बाद आता है नासा कपाट, ये जो हड्डी होती है ऊपर, इसको नासा कपाट बोलते हैं। यहां से जो सांस लेने का मार्ग है, ये अंदर को मुड़ जाता है। इसमें हमेशा एक चिपचिपा जैसा पदार्थ रहता है, जिसको श्लेष्मा बोलते हैं, हमेशा रहता है। जैसे कोई धूल कण अगर उन बालों से निकल जाए, उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, भाई भाग गया, आगे को कंट्रोल नहीं हो पाया, तो वो चिपचिपा पदार्थ जो है उसे अटैक कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। इसके बाद आता है हमारा फायरिंग्स। फायरिंग्स यानी जिसको ग्रसनी बोलते हैं, हिंदी में हलक भी बोलते हैं, जो नजर आता है हमें, बाहर से भी नजर आता है, ये जिसको हलक बोलते हैं, फायरिंग्स। उसके बाद आता है हमारा लायरेंक्स, जिसको हम स्वर तंत्र बोलते हैं। स्वर तंत्र मतलब जहां से हमारा स्वर बन के बाहर निकलता है, स्वर बन के हमारा बाहर निकलता है, उसको हम स्वर तंत्र बोलते हैं। जैसे अगर कोई बोल रहा है, यहाँ अगर दबा दिया जाए, ऐसे दबा दिया जाए, तो हमारा ये आवाज जो है ये बंद हो जाती है, इसलिए इसको स्वर तंत्र बोलते हैं, यानी लायरिंग्स। नंबर 5 पे आता है हमारा ट्रैकिया। अब मैं आपको यहां बताता हूं। जो ट्रैकिया है, ये जो एक नली आती है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। और ट्रैकिया के इस भाग में एक सी शेप की नर्म हड्डी लगी होती है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। नर्म सी शेप की हड्डी होती है, अगर वो हड्डी ना हो तो हमारी पाइप चिपक जाएगी, इसलिए वो ऊपर वाले ने हड्डी बनाई है। और सी शेप की होती है, अंदर से उसको मांस की परत चढ़ी होती है, ताकि हम आसानी से सांस को अंदर ले सके, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं उस हड्डी को। जब ट्रैकिया दो भागों में बंट जाता है, ट्रैकिया ऊपर से एक गया, फिर आगे दो भागों में बंट गया, तो इसको ब्रोंकाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई से आगे जो और ब्रांचें निकली, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोलेस। ये हो गया ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकियोलेस के आगे मुंह पे गुच्छे टाइप के होते हैं, जिसमें हमेशा ब्लड रहता है, यानी खून रहता है, उसको बोलते हैं एलिवेली। जो गुच्छे टाइप के होते हैं उसको एलिवेली बोलते हैं। और जो हमारा फेफड़ा होता है, उसके बिल्कुल नीचे लगा होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या काम करता है, आपको मैं बता दूं। जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो हमारा जो फेफड़ा है, ये एक रुई की तरह होता है, स्पंज की तरह होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। सांस लेते हैं तो अंदर का ये फूल जाता है,
जब सांस अंदर जाता है तो फेफड़ा फूल गया तो ये सांस को बाहर नहीं छोड़ सकता। बाहर छोड़ने के लिए एक और इसका जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है ये काम करता है, जिसको डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम लचीला होता है, नीचे को बैठ जाता है, ऊपर भी उठ जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे बैठ जाता है, उसके ऊपर फेफड़ा इसके ऊपर बैठ जाता है नीचे। फिर ये फटाक से नीचे से इसको धक्का मारता है और सांस को बाहर फेंक देता है। इसका यही काम होता है डायफ्राम का। कहीं एक्सीडेंट में, बाइक में, कहीं अगर किसी का ना बाहर लगी है, ना कुछ हुआ, ना कुछ, डायफ्राम टूट गया है, तो उस आदमी की भी मृत्यु हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम तो काम करता है जब फेफड़ा बड़ा होता है। अब जब गर्भवती महिलाएं होती है, उनके पेट में तो बच्चा होता है, उनका पेट फूला रहता है, तो उस समय वो सांस कैसे लेती है? क्योंकि पेट में बच्चा होगा, डायफ्राम काम नहीं करेगा, नीचे नहीं जाएगा, जाएगा थोड़ा बहुत जाएगा। तो ऐसी पोजीशन में जो महिलाएं होती है, उनकी जो साइड में पसलियां लगी होती है, वो काम करती है सांस को बाहर फेंकने के लिए। अब इन गुच्छों में रहता है ब्लड, यानी ब्लड रहता है। खून का रंग कैसा होता है? लाल। आपको पता है कि ये लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन यहां प्रेजेंट रहता है। जैसे ही बाहर से हम सांस लेते हैं तो एलिवेली में पहुंचता है। अब पहले सीधी बात है, पहले जो इनके अंग है वो आपको याद रखना जरूरी है। क्या हो गया? नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स। चार क्या हो गया? नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स। उसके बाद आ गया ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आ गया ब्रोनकाई। जब दो भागों में बंट गया तो ब्रोनकाई, फिर उससे छोटे और भागों में बंट गया ब्रोंक्यूलस और एलिवेली। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी जो हेमोग्लोबिन है वो यहां से ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं में ले जाता है। कोशिकाओं में ले जाता है तो कोशिकाओं में एक क्रैश सिस्टम, क्रैश चक्कर चला के ग्लूकोज का निर्माण करता है हमारे शरीर में। तो इसलिए इसको क्रैश चक्र की वजह से इसको कैटाबॉलिक यानी अपचायी प्रक्रिया कहते हैं। और इसमें एक, जब हम सांस लेते हैं उसमें अगर धुआं आ जाए, हम जब सांस लेते हैं अगर धुआं आ जाए तो धुएं में क्या रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारे शरीर को कार्बन मोनोऑक्साइड 100% नुकसानदायक होता है। हमारे शरीर को जो धुआं है वो 100% नुकसानदायक होता है। होता क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो एल्वेली तक पहुंच जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मिक्स ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन तो आगे नहीं जाता, उनको तो बाहर फेंक देते हैं सब, ये डायफ्राम बाहर फेंक देता है। तो यहां से जब कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पहुंचता है तो ये हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है ये अट्रैक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को उठा लेता है यहां से और सीधा कोशिकाओं में ले जाता है। जब दोनों ये गैसें यहां पहुंचती है तो ये अट्रैक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, इसको लेता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन तू बाहर में जा, तेरे को अभी मेरी जरूरत नहीं है, मैं पहले इसको उठाऊंगा। तो ये से अट्रैक्ट होता है, इसको ले जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो वह हमारी कोशिकाओं में ले जाता है और आदमी को चक्कर आना शुरू हो जाता है, आदमी बेहोश हो जाकर। जो धुआं है, लकड़ी का धुआं जल रहा है, अगर ज्यादा धुआं हो जाए तो आदमी बेहोश हो सकता है। जैसे पहाड़ी के क्षेत्रों में ऐसा होता है कि अंगीठी जला के बैठते हैं, जिसमें कोयला डालते हैं, अंगीठी जला के बैठते हैं। तो कई केसेस में ऐसा हुआ कि पूरे परिवार के परिवार खत्म हो गए। अब अंगीठी लगा दी और खुद सो गए, दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दी, तो बोलते भी गैस लगने से मर गया। यही प्रक्रिया उनके साथ होती है। जब वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहरीली निकलती है
तो हमारी एल्वेली में पहुंचती है, और एल्वेली में वो ऑक्सीजन को ना उठाकर हीमोग्लोबिन तो कार्बन मोनोऑक्साइड को उठाता हमारी कोशिकाओं में ले जाता है। इससे आदमी की वहीं बिस्तर में ही मृत्यु हो जाती है। ऐसा होता है। अब आपको बता दूं, जो ये है इसको दोहरी झिल्ली होती है बाहर से, ये दोहरी झिल्ली, इसको प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इसको प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये दोहरी झिल्ली होती है। जब आपने देखा होगा 2019 में कोरोना आया था, तो कोरोना सबसे पहले अटैक यहां करता है, इस झिल्ली पे। ये झिल्ली होती है हमारे फेफड़े को बाहर से कवर करके रखती है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारे फेफड़े को। तो कोरोना सबसे पहले यहां अटैक करता है, इसको जाम कर देता है। फिर जो नली है सारी, ये जाम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। बोलते थे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जुकाम खांसी हो रही है, तो कोरोना का लक्षण होता है। तो ये कोरोना यहां अटैक करता है, ये नालियों को जमा देता है। सबसे पहले अटैक प्लूरा मेम्ब्रेन पे करता है कोरोना। अच्छा, समझ में आ गया। अब आगे बताता हूं आपको। जो फेफड़े की हमारी कुल औसतन है, फेफड़ा हमारा सांस कितना ले सकता है, जिस जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितनी है। जो टाइडल वॉल्यूम है हमारे फेफड़े की वो 500 ml है। 500 की बोतल होती है, आमतौर पर उतना हमारा फेफड़ा एक बार में सांस लेता है। अब ज्यादा टोटल वॉल्यूम क्या कितनी है हमारे फेफड़े की, तो वो हमारा फेफड़ा 600 ml तक सांस ले सकता है। जब आदमी जाग रहा होता है तो उस समय 16 से 17 बार तक सांस लेता है 1 मिनट में, और आदमी जब सो जाता है तब उससे 12 बार सांस लेता है। 12, 1-2 बार नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन 12 बार, मिनिमम 12 बार सांस लेता है। जो छोटा बच्चा होता है वो 25 से 26 बार तक सांस लेता है, क्योंकि बच्चे का दिल छोटा होता है, वो दुख दुख करके धड़कता रहता है। इसलिए बच्चा, देखा होगा आपने, बच्चा 25 से 26 बार तक सांस लेता है। अब बता दूं आपको कि जो ऑक्सीजन है वो सिलेंडर में कैसे आदमी तक पहुंचती है। तो जब ऑक्सीजन सिलेंडर, जब आदमी पर्वत पर चढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, जो पर्वतारोही होते हैं पर्वत पर चढ़ते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन कम होती है, तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ में रखते हैं। जाहिर है अगर साथ में नहीं रखेंगे तो दम घुट के उनकी वहां पे मृत्यु हो जाएगी। तो जब पर्वत पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को मिला दिया जाता है, और जब समुद्र में जाते हैं तब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को, फिर भी नाइट्रोजन को ही मिला दिया जाता है। और जब गहरा समुद्र हो, 300 फीट से नीचे गहरा समुद्र हो, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिला दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ऑक्सीजन को ही क्यों नहीं मिलाते हैं, सीधा डायरेक्ट ऑक्सीजन ले ले। तो हमारे फेफड़े हैं, हमारा जो सिस्टम है, इसको डायरेक्ट ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं है। इसलिए इसके साथ नाइट्रोजन को मिला दिया जाता है, क्योंकि वातावरण में भी देखा आपने, तो हम जो आम सांस लेते हैं तो 78% उसमें कार्बन, ये सॉरी, नाइट्रोजन रहती है कार्बन के साथ। तो जब नीचे डीपली समुद्र में जाएंगे 300 फीट से नीचे, तो हीलियम मिला दी जाती है। और आदमी जब एक्सीडेंट होता है या कोई बीमार होता है तो हम बोलते हैं आईसीयू में रखते हैं, जिसको आईसीयू इंसेंटिक केयर यूनिट बोलते हैं। आईसीयू, आईसीयू में जब कोई बीमार आदमी होता है तो उसको सीधा ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है, और सिलेंडर से सीधी उसको ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो आराम से वो सांस ले सकता है। किसी को अस्थमा हो या किसी का एक्सीडेंट हो कि वो सांस नहीं ले रहा है, तो इस पोजीशन में उसको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है। अब होता है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है आपको बता दूं, जो ज्यादा सीरियस मरीज होता है, तो ज्यादा सीरियस होता है, जिसका फेफड़ा काम नहीं कर रहा है, फेफड़ा बंद हो गया, इतनी शक्ति नहीं है उसमें, इतनी ऊर्जा नहीं है कि फेफड़ा खुद सांस ले सके, तो उस पोजीशन में ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिला दिया जाता है, और उसको बाहर से खुद पंप करके, डॉक्टर पंप करके उसको, पंप की सहायता से ऑक्सीजन को उसके फेफड़े तक पहुंचाता है ताकि वो जिंदा रहे। तो जो वेंटिलेटर होता है
अगर इस पोजीशन में कोई आदमी है तो सोच लेना कि ये ज्यादा नाजुक अवस्था में है, जो वेंटिलेटर में होता है। तो ये मैंने आपको आज श्वसन तंत्र के बारे में बता दिया। जरूरी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।